गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत चैप्टर 5 पढ़ेंगे पृष्ठीय रसायन। पृष्ठीय रसायन, सबसे पहले इसकी बात करते हैं परिभाषा की। पृष्ठीय रसायन की परिभाषा क्या होती है उसकी अपन बात कर लेते हैं। देखिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृष्ठ अथवा सतह से संबंधित गुणों का अध्ययन किया जाता है, पृष्ठीय रसायन कहलाती है। इसके अंतर्गत अपन संक्षारण, अधिशोषण, उत्प्रेरण और कोलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन वापस एक बार देख लेते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृष्ठ या पृष्ठ से संबंधित गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है पृष्ठीय रसायन कहलाती है। इसके अंतर्गत अपन संक्षारण, अधिशोषण और उत्प्रेरण एवं कोलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। संक्षारण क्या होता है? लोहे पर जंग लगना, वो एक तरह से संक्षारण का उदाहरण है। अधिशोषण ये क्या होता है? किसी भी पदार्थ के द्वारा अन्य पदार्थ को अपनी सतह पर धारण कर लेना, ये कहलाता है अधिशोषण। उत्प्रेरण क्या होता है? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, या अपन कह सकते हैं कि वेग को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। इस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। कोलाइड्स ये अपने वायुमंडल में कई तरह से पाए जाते हैं, उनके बाद में अपन बात करेंगे। अब अपन सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे अधिशोषण क्या होता है। अधिशोषण देखिए, अधिशोषण एक सतही घटना होती है। किसी भी पदार्थ का किसी अन्य पदार्थ की सतह पर आकर धारण होना या एकत्रित होना ही अधिशोषण कहलाता है। ठीक है। इस प्रक्रम के दौरान क्या होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसलिए इसको अपन ऊष्माक्षेपी प्रक्रम कहते हैं। और ये एक सतह पर घटना होती है, इसलिए इसको अपन सतही घटना कहते हैं। तो अधिशोषण क्या होता है? किसी पदार्थ की सतह या पृष्ठ पर अन्य पदार्थ का धारण होना अधिशोषण कहलाता है। यह पृष्ठीय घटना है। इस प्रक्रम के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, अतः यह ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। साथ ही में अगर अपन बात करें तो इस प्रक्रम के दौरान क्या होता है? जो पृष्ठ तनाव है उसमें भी कमी आती है। तो अपन ने बात की थी अधिशोषण की। किसी पदार्थ की सतह या पृष्ठ पर अन्य पदार्थ का धारण होना ही क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। यह एक पृष्ठीय रसायन की घटना है, या कह सकते हैं कि पृष्ठीय घटना है, सतही घटना है। इस प्रक्रम के दौरान क्योंकि ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसीलिए इसको अपन ऊष्माक्षेपी प्रक्रम कहते हैं। साथ ही इसके क्या है कि पृष्ठ तनाव में कमी आती है।
देखिए, अधिशोषण को समझने के लिए अपन एक पदार्थ ले सकते हैं। ये कोई पदार्थ है और इसकी ये पृष्ठ या सतह है, सतह या पृष्ठ है। अब देखिए, आप जानते हो पदार्थ, कोई भी पदार्थ है, उसके कणों के बीच में क्या होता है, आपस में आकर्षण बल होता है, और ये आकर्षण बल क्या होता है, पूरे कणों के साथ समान रूप से पाया जाता है। परंतु जो स्थूल पार्टिकल होता है, वहां पर ये कण क्या होते हैं, अन्य कणों से आकर्षित होते हैं, जिसके कारण इनका परिणामी रूप से आकर्षण बल खत्म हो जाता है, और इसके कारण इनमें किसी प्रकार का कोई अपन परिणामी रूप से अपन को आकर्षण नहीं मिलता। परंतु जो सतह पर कण होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे से तो अन्य कणों से आकर्षित होते हैं, परंतु ऊपर किसी प्रकार का आकर्षण नहीं होता। इसके कारण इनकी सतह पर क्या हो जाता है, एक तनाव उत्पन्न हो जाता है। इसी तनाव को अपन क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। और जैसे ही कोई अन्य पदार्थ डालेंगे तो इसके पृष्ठ तनाव में कमी आएगी। अब देखो, अधिशोषण पढ़ने से पहले अपन को क्या है कि दो चीजों के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज है अधिशोषक और अधिशोष्य। अधिशोषक एवं अधिशोष्य के बारे में अपन को थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए, कोई भी वस्तु जिसकी सतह पर अधिशोषण की घटना होती है उसको तो अपन कहते हैं अधिशोषक। और जिस पदार्थ का अधिशोषण हो रहा है, जैसे मैंने किसी अन्य पदार्थ का यहां अधिशोषण करवा दिया सतह पर, तो ये पदार्थ हो गया, ये क्या हो गया, अधिशोष्य। अर्थात सतह पर धारण होने वाला पदार्थ अधिशोष्य कहलाता है। जिस पदार्थ पर अधिशोषण की घटना हो रही है उसको अपन अधिशोषक कहते हैं। तो उसकी अपन परिभाषा लिख लेते हैं। वह पदार्थ जिसकी सतह पर अधिशोषण की घटना होती है अधिशोषक कहलाता है। और अधिशोष्य क्या होता है, वह पदार्थ जिसका अधिशोषण होता है अधिशोष्य कहलाता है। अधिशोष्य कहलाता है। देखिए, अब इसके बाद में एक वस्तु आती है मोलर अधिशोषण ऊष्मा। इस परिभाषा के बारे में अपन को जानकारी होनी चाहिए। अधिशोषण ऊष्मा, ऊष्मा ये क्या होती है? मोलर अधिशोषण ऊष्मा अर्थात एक मोल पदार्थ का अधिशोषक की सतह पर अधिशोषण होता है तो उस समय जो मुक्त हुई ऊष्मा को अपन क्या कहते हैं, मोलर अधिशोषण ऊष्मा कहते हैं। तो मोलर अधिशोषण ऊष्मा क्या होती है? एक मोल पदार्थ के अधिशोषण से मुक्त हुई ऊर्जा की मात्रा, ऊष्मा की मात्रा मोलर अधिशोषण ऊष्मा कहलाती है। और इसका मात्रक होता है आपके मोल, इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। ठीक है, इसके अलावा एक दो परिभाषिक शब्द है उसकी बात अपन और कर लेते हैं। धनात्मक अधिशोषण, अधिशोषण और एक होता है ऋणात्मक अधिशोषण। यदि पर्याप्त मात्रा में अधिशोषण हो जाए
जितने अधिशोषण की क्षमता है किसी पदार्थ की, उतना अगर अधिशोषण हो जाए तो उसे अपन धनात्मक अधिशोषण कहते हैं। अगर उतना अधिशोषण नहीं हो पाए, उसे कम मात्रा में अधिशोषण होता है पदार्थ का, तो उसको अपन ऋणात्मक अधिशोषण कहते हैं। ठीक है, ये सब बातें हो गई। अब अपन बात करते हैं एक इससे विपरीत प्रक्रम होता है विशोषण। विशोषण क्या होता है उसकी अपन बात कर लेते हैं। अगली परिभाषा है विशोषण। अर्थात अधिशोषक पदार्थ से अधिशोष्य पदार्थ का मुक्त होना विशोषण कहलाता है। या अपन इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अधिशोषण का जस्ट विपरीत प्रक्रम ही क्या कहलाता है, विशोषण कहलाता है। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे अधिशोषण के प्रकारों की। अधिशोषण के कुछ प्रकार होते हैं, उनकी अपन बात कर लेते हैं। अधिशोषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक तो भौतिक अधिशोषण होता है और दूसरा होता है रासायनिक अधिशोषण। इसको अपन अंतर की सहायता से पढ़ेंगे तो अपन को तुलना करने में और पढ़ने में आसानी होगी। देखिए, अधिशोषण के प्रकार की अपन अब बात करते हैं। अधिशोषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक तो होता है भौतिक अधिशोषण और दूसरा होता है रासायनिक अधिशोषण। इसको आप अंतर की सहायता से पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। सबसे पहले बात करते हैं अपन भौतिक अधिशोषण की। इसमें क्या होता है, अधिशोष्य व अधिशोषक के मध्य दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल पाया जाता है। जबकि रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, इसमें अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य रासायनिक बंध, और जिसमें भी मुख्यतः कौन सा होता है, आयनिक पाया जाता है। दूसरी बात करते हैं कि ये अधिशोषण होता है, भौतिक अधिशोषण क्या होता है, उत्क्रमणी प्रकृति का होता है। यानी थोड़ी सी ऊष्मा देने पर भी क्या होता है, विशोषण की घटना हो सकती है। जबकि ये क्या होता है, सामान्यतः अनुत्क्रमणी प्रकृति का होता है। तीसरी अगर अपन बात करें तो इस प्रक्रम के दौरान निकलने वाली मोलर अधिशोषण ऊष्मा का मान होता है, इसमें मोलर अधिशोषण ऊष्मा का मान 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होता है। जबकि इसमें मोलर अधिशोषण ऊष्मा का मान 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल के मध्य होता है।
अब अगले अंतर की बात करें तो इसमें क्या होता है, सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए अपने अधिशोषण के अंतर की बात की थी। अधिशोषण को अपन दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो भौतिक अधिशोषण होता है, एक रासायनिक अधिशोषण होता है। अब इनको आप अंदर के आधार पर पढ़ोगे तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अपन अंदर के आधार पर पढ़ा, इससे आपकी परिभाषा भी बन जाएगी और अंतर का अंतर हो जाएगा। तो भौतिक अधिशोषण क्या होता है, ऐसा अधिशोषण जिसमें अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य दुर्बल वान डेर वाल आकर्षण बल पाए जाते हैं, उनको अपन भौतिक अधिशोषण कहते हैं। जबकि ऐसे पदार्थ जिनमें अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य रासायनिक बंध, मुख्यतः आयनिक बंध पाया जाता है, उसको अपन रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणी प्रकृति के होते हैं, जबकि रासायनिक अधिशोषण क्या होते हैं, अनुत्क्रमणी प्रकृति के होते हैं। भौतिक अधिशोषण के दौरान मोलर अधिशोषण ऊष्मा का मान होता है 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल के आसपास होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में इसका मान कितना होता है, 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल के आसपास होता है। इस प्रक्रम के दौरान सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, जबकि इसमें क्या होता है, सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक लास्ट पॉइंट और इसमें लिख लीजिए आप कि यह बहु आणविक प्रति होता है, जबकि यह एकल आणविक प्रतीय होता है। अब देखिए अधिशोषण का अगर आप बात करें, थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट या ऊष्मा गति के पहलू क्या होता है, उसको समझने के लिए अपन को गिब्स हेल्मनटोनियन समीकरण या गिब्स हेल्मनटोज समीकरण का उपयोग करना पड़ता है। ये आपने 11वीं में पढ़ा है। ये प्रक्रम क्या बताता है, कोई भी प्रोसेस है उसको स्वतः होगा, अस्वतः होगा या साम्य अवस्था स्थापित होगी, उसके लिए समीकरण का अपन उपयोग करते हैं। यह समीकरण क्या कहता है, किसी भी प्रक्रम के लिए यदि डेल जी का मान नेगेटिव है तो वह प्रक्रम क्या होगा, स्वतः होगा। तो इस प्रक्रम से अपन समझ सकते हैं, यहाँ डेल जी है गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, डेल एच है एंथैल्पी में परिवर्तन और डेल एस है एंट्रोपी में परिवर्तन। एंथैल्पी में परिवर्तन यानी किसी भी तंत्र की पूर्ण ऊष्मा को अपन उसकी एंथैल्पी कहते हैं, जबकि एंट्रोपी क्या होती है, किसी भी तंत्र की अव्यवस्था ही उसकी एंट्रोपी का सूचक होती है। तो देखो अधिशोषण के दौरान क्या होता है, अधिशोषण के दौरान अपन कहते हैं कि एंथैल्पी में कमी आती है। एंथैल्पी में कमी कैसे आएगी, जैसे ही अधिशोषण की घटना हुई तो ऊष्मा मुक्त होती है तो डेल एच के मान में क्या होती है, कमी आती है, डेल एच के मान में कमी आती है। इसी के साथ साथ क्या होता है, जब इसी प्रक्रम के दौरान क्या होता है, जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य पदार्थ के कण आकर एकत्रित होते हैं तो उनकी अव्यवस्था में भी कमी आ जाती है और वो एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, जिसके कारण एंट्रोपी में भी कमी आ जाती है। यदि एंथैल्पी में होने वाली कमी एंट्रोपी में होने वाली कमी से अधिक है तो यह प्रक्रम क्या होगा, स्वतः होगा और अधिशोषण की घटना में यही प्रक्रम होता है। इसी के आधार पर अपन इसको समझ सकते हैं। देखिए भाई, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक है जो आपके अधिशोषण को प्रभावित करते हैं, उनकी अपन बात करेंगे। अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला कारक होता है आपके अधिशोषक पदार्थ की
प्रकृति। अधिशोषक पदार्थ की प्रकृति कैसी है, वो भी इस अधिशोषण की घटना को प्रभावित करती है। अगर आप देखें कि यदि आप क्या करें, एक तो अधिशोषक पदार्थ ऐसा लें जो खुरदरी सतह का है, एक समतल सतह का है, तो खुरदरी सतह वाले अधिशोषक पदार्थ का पृष्ठीय क्षेत्रफल समतल की तुलना में थोड़ा सा ही ज़्यादा होता है, या अपन कह सकते हैं ज़्यादा होता है। इसके कारण इसमें अधिशोषण की मात्रा ज़्यादा होगी और इसमें अधिशोषण की मात्रा कम होगी। तो अपन कह सकते हैं कि, एक मिनट से मैं लिख, देखिए अधिशोषक को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला कारक लेते हैं अपन अधिशोषक पदार्थ की प्रकृति पर। यानी अधिशोषक पदार्थ की प्रकृति की अगर अपन बात करें तो वह अधिशोषक पदार्थ जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होगा उसके अधिशोषण की क्षमता ज़्यादा होगी। यदि अपन बात करें, एक तो चिकनी सतह की तुलना करें और एक खुरदरी सतह की या रंध्रयुक्त सतह की तुलना करें, तो खुरदरी या रंध्रयुक्त सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसकी तुलना में ज़्यादा होगा। इसके कारण इसके अधिशोषण की मात्रा ज़्यादा होगी और इसके अधिशोषण की मात्रा कम होगी। तो कह सकते हैं कि अधिशोषक पदार्थ की प्रकृति भी अधिशोषण की घटना को प्रभावित करती है। दूसरा कारण अपन ने बताया था, अधिशोषक को प्रभावित करने वाला कारक की अपन बात करें तो अधिशोषित पदार्थ की प्रकृति की अपन बात करते हैं। तो ऐसी गैसें जिनका क्रांतिक ताप उच्च होता है आसानी से अधिशोषित हो जाती है, परंतु जिन गैसों का क्रांतिक ताप कम होता है वे आसानी से अधिशोषित नहीं हो पाती। अब प्रश्न उठता है कि क्रांतिक ताप क्या होता है। अगर आप क्रांतिक ताप की बात करें तो क्रांतिक ताप की परिभाषा क्या होती है, वह न्यूनतम ताप जिससे ऊपर अगर आप गैस को कितना भी दबाओ उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तित नहीं होता है, उसे अपन कहते हैं क्रांतिक ताप। यानी वह न्यूनतम ताप जिससे ऊपर गैस की भौतिक अवस्था आप परिवर्तित नहीं कर सकते उसको अपन कहते हैं क्रांतिक ताप। तो ऐसी गैसें जिनका क्रांतिक ताप उच्च होता है आसानी से अधिशोषित हो जाती है, परंतु जिनका क्रांतिक ताप कम होता है वह आसानी से अधिशोषित नहीं हो पाती। ठीक है सर। अगला प्रभाव है ताप का प्रभाव। तापक्रम की अगर अपन बात करें तो भौतिक अधिशोषण में अगर आप ताप बढ़ाते हो तो अधिशोषण की मात्रा में कमी आती है, क्योंकि अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। परंतु यहाँ पर आपको रासायनिक अधिशोषण में थोड़ा सा वेरिएशन या अंतर देखने को मिलता है। तो रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है कि अगर आप ताप बढ़ाते हो तो प्रारंभ में ताप बढ़ाने पर क्या होता है, अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जो प्रारंभ में ऊष्मा मिलती है वो क्या है कि इस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा बढ़ा देती है। यह सक्रियण ऊर्जा क्या करती है, पुराने बंधों को तोड़ने का काम करती है, नए बंध बनाने में मदद करती है। परंतु एक निश्चित सीमा के पश्चात क्या होता है कि इस रासायनिक अधिशोषण में भी ऊष्मा बढ़ाने पर क्या होता है, अधिशोषण की मात्रा में कमी होने लग जाती है। ठीक है, ये हो गया आपके ताप का प्रभाव पूरा। देखिए तीसरा प्रभाव था इसका, चौथा प्रभाव था इस पे दाब का प्रभाव। स्थिर ताप पर गैस के अधिशोषण की मात्रा उस पर लगने वाले दाब पर निर्भर करती है, जिसे अपन समतापी वक्र से समझा सकते हैं। और यहाँ पर अपन लेंगे फ्रेंडलिच का समतापी वक्र लेंगे। ठीक है, सिर्फ गैस पर ये प्रभाव पड़ेगा, ठोस और द्रव पर ये प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ठोस और द्रव पे अधिशोषण की मात्रा पर दाब बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता। अब अपन बात करते हैं फ्रेंडलिच के समतापी वक्र की। फ्रेंडलिच नामक एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने स्थिर ताप पर गैस के अधिशोषण की मात्रा और उस पर लगने वाले दाब के मध्य एक गणितीय संबंध स्थापित किया और उन्होंने 3 स्थितियों का अध्ययन किया। सबसे पहले उन्होंने निम्न दाब की स्थिति पर अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि निम्न दाब पर गैस के अधिशोषण की मात्रा उस गैस पर लगने वाले दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। इस कारण यहाँ पर x/m बराबर p आ गया है। x/m क्या है, गैस के अधिशोषण की मात्रा वो उस पर लगने वाले दाब के समानुपाती होती है। और इस समीकरण को आगे अपन ने एक स्थिरांक दे दिया और ये एक समीकरण नंबर 1 ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद में अपन बात करेंगे दूसरी स्थिति की बात करेंगे, जो आपके अब दूसरी स्थिति लेते हैं अपन उच्च दाब पर। उच्च दाब पर गैस के अधिशोषण की मात्रा उस गैस पर लगने वाले दाब पर निर्भर नहीं करती, अर्थात गैस के दाब के शून्य घातांक पर के बराबर होती है। अगर अपन बात करें इस ग्राफ के अंदर देखते हैं तो ये x/m गैस के अधिशोषण की मात्रा है, p उस पर लगने वाला दाब है। तो अपन देख रहे हैं इस स्थिति पर क्या हो रहा है कि देखो आप भले कितना ही दाब लगा रहे हो, गैस के अधिशोषण की मात्रा में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। यानी जितनी गैस अधिशोषित हो गई उससे न तो ज़्यादा हो रही है न ही कम हो रही है। तो उसके लिए अपन ने ये राशि, ये समीकरण अपने ले लिया है। ठीक है, अब तीसरी स्थिति की बात करते हैं मध्यम दाब की। मध्यम दाब पर गैस के अधिशोषण की मात्रा उस गैस पर लगने वाले जो दाब है उसके घातांक पर निर्भर करती है और इस घातांक को अपन n से दर्शाते हैं।
तो उसके लिए समीकरण हो जाता है x/m समानुपाती p 1/n। n का मान क्या होता है कि 0 से लेकर 1 के मध्य हो सकता है, और ये क्या होता है उस पदार्थ की या गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब देखिए इस समीकरण 3 का अपन लॉग ले लेते हैं। इस समीकरण 3 का अपन क्या कर लेते हैं, लॉग ले लेते हैं। इस समीकरण 3 का अपन क्या करते हैं, अब देखिए अपन समीकरण नंबर 3 का लॉग ले लेते हैं। तो लॉग लेने पर लॉग x/m log k 1/n log p आ जाता है, और इसको अपन y बराबर mx c के सूत्र से व्यवस्थित कर सकते हैं। y क्या है, यहाँ पर yx को दर्शा रहा है, जो ये हो गया। x क्या है, x डेल p log p आपके क्या है कि x एक्सिस को दर्शा रहा है, और ये c क्या है, अंतःखंड को दर्शा रहा है। चूंकि यहाँ पर अंतःखंड आपके पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए इसका ढाल इस तरह से बना है, और ये आपके अंतःखंड इस तरह से आ गया है। अब देखिए यही समीकरण क्या है कि कई बार विलीन अवस्था में अपन काम लेते हैं। विलीन अवस्था में भी ये समीकरण पूछा जाता है। तो विलीन अवस्था में जो फ्रेंडलिच का समतापी वक्र का अगर आप समीकरण लेते हो तो वहां पर आपको क्या करना पड़ता है, विलीन अवस्था में अगर अपन समीकरण की बात करें तो विलीन अवस्था में बस आपको एक ही काम करना है, जो सांद्रता का पद है, दाब का पद है, वहां पर अपन को सांद्रता लेनी है। तो उसके लिए समीकरण आपके आ जाएगा log x/m log आपके k 1/n log p आ जाएगा। ये c आ जाएगा। c यहाँ पर क्या है कि सांद्रता है, जो भी आप ले रहे हो पदार्थ या ले रहे हो उसकी सांद्रता है, और इसी आधार पर इसी तरह का आपके इसका ग्राफ बन जाएगा। बस इतना एक बार ये पूछा गया है बोर्ड में कि विलीन अवस्था में फ्रेंडलिच का समतापी वक्र लिखिए, तो उसके लिए समीकरण आ जाता है। यहाँ पे सिर्फ आपको दाब के स्थान पर सांद्रता शब्द काम में लेना है। इसी तरह से इसका अंतःखंड बन जाता है। अंतःखंड आपकी बन जाएगा log x/m log आपके c, ये अंतःखंड हो गया log k, और ढाल हो गया आपके 1/n हो जाएगा। तो ये विलीन अवस्था में फ्रेंडलिच का समतापी वक्र है। ये वो लिख लिया है। देखिए अब अपन बात करते हैं अधिशोषण के उपयोग की। अधिशोषण का सबसे पहला उपयोग होता है गैस मास्क में। आपने देखा होगा कोयलों की खानों के अंदर जो श्रमिक काम करते हैं वो एक तरह का मास्क उपयोग करते हैं। आजकल कोरोना में भी आजकल मास्क का उपयोग कर रहे हो। ये मास्क की सतह पर क्या होता है, ये मास्क की सतह उस पर क्या होते हैं, कई प्रकार की हानिकारक गैसें हैं या बैक्टीरिया है, वो क्या होते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं, और जो शुद्ध वायु है वो आपके शरीर में जाती है। क्या होता है कि जो कोयले की खान वगैरह होती है वहाँ पर क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, मीथेन गैस होती है, और भी कई तरह की हानिकारक गैसें होती है, धूल होती है। उन कणों से क्या होता है कि वो शरीर के अंदर जाने से बचाने के लिए अपन क्या है कि गैस मास्क का उपयोग करते हैं, और वो भी क्या है कि अधिशोषण के सिद्धांत पर ही काम करता है। दूसरी बात करते हैं नमी हटाने के लिए। क्या होता है, कई प्रकार की ऐसी विक्रियाँ होती है जिनको कराने के लिए अपन को नमी हटानी आवश्यक होती है। नमी की उपस्थिति में उसका केमिकल जो कंपोजिशन होता है वो चेंज हो जाता है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, चारकोल का उपयोग करते हैं। चारकोल क्या करता है, उस जो रिएक्शन का पात्र है जहाँ पर रिएक्शन होनी है उसके वातावरण में जितनी भी नमी है उसको अधिशोषित कर लेता है, और जिसके कारण रंग आपके क्या हो जाता है, आसानी से विक्रिया हो जाती है। अब रंगीन अशुद्धियों को हटाने के लिए भी क्या है कि अधिशोषण की अपन मदद लेते हैं। आपने देखा होगा चीनी या शक्कर, चीनी या शक्कर बनते समय क्या होता है, इसका जो विलयन होता है वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता या पारदर्शी नहीं होता। तो उसके लिए अपन इसको क्या करते हैं, जो चारकोल के विलयन से इसको क्या है कि अपन गुजारते हैं। जो चारकोल का विलयन क्या करता है, इस चीनी के अंदर जितनी भी कलरफुल अशुद्धियाँ या रंगीन अशुद्धियाँ उनको अपनी सतह से अधिशोषित कर देता है, जिसका चीनी का कलर क्या हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। फिर उसकी बात करते हैं अधिशोषण उत्प्रेरण की बात करते हैं। उत्प्रेरण क्या होता है, कई प्रकार की अभिक्रियाएं देखी होगी जिनमें क्या है कि उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया को वेग को बढ़ा देते हैं। तो उत्प्रेरक भी क्या करते हैं, जो क्रियाकारक के अणु होते हैं उनको अपनी सतह पर एकत्रित कर देते हैं, जिससे उनकी क्या हो जाती है, सक्रिय ऊर्जा के मान में कमी आती है और अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं।
ठीक है। तो उत्प्रेरक इस तरह से अपनी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। तो उत्प्रेरक के रूप में अपन प्लेटिनम, आपके पैलेडियम, ये कई तरह के उत्प्रेरक अपन, निकल, ये कई तरह के उत्प्रेरक अपन काम में लेते हैं। जो क्या करते हैं, ये उत्प्रेरक क्या करते हैं, एक सतह प्रदान करते हैं, क्रियाकारक के अणु इस सतह पर आते हैं और उत्पाद में बदल के चले जाते हैं। पांचवी विधि है आयन विनिमय रेजिन। इस विधि का उपयोग क्या करते हैं, कठोर जल को मृदु बनाने में किया जाता है। कठोर जल को क्या करते हैं, कठोर जो जल है उसको क्या कर देते हैं, मृदु या पेयजल में परिवर्तित करने का काम करते हैं। इस विधि में क्या होता है, दो तरह के पात्र होते हैं, एक में तो धनायन रेजिन होता है और दूसरे में ऋणायन रेजिन होता है। जब समुद्री जल को या कठोर जल को इसमें से गुजारते हैं तो धनायन रेजिन क्या होता है, जल के अंदर जो भी ऋणात्मक अशुद्धि उनको अधिशोषित कर लेता है, जबकि धनायन जो आपके ऋणायन रेजिन है वो धनात्मक को अधिशोषित कर लेगा और ऋणायन रेजिन क्या कर देगा, धनात्मक, और धनायन रेजिन क्या कर देगा, ऋणात्मक को अधिशोषण हो जाएगा, जिससे क्या होगा, आपका पेयजल क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। इसके अलावा क्या होता है, आप निर्वात पंप की सहायता से कई बार क्या है कि निर्वात उत्पन्न करने की कोशिश करते हो, परंतु उसमें क्या है कि 100% तक निर्वात उत्पन्न नहीं हो पाता। उसके लिए अपन क्या करते हैं, अंत में क्या करते हैं, चारकोल है, सिलिका का उपयोग करते हैं, जो क्या करते हैं, पूरे विलयन की जो भी उस पात्र है उसकी पूरी नमी को क्या कर देती है, अधिशोषण कर लेती है। इसके अलावा क्या करते हैं कि कई प्रकार के तत्व जैसे एल्यूमिनियम तत्व है, एल्यूमिनियम तत्व का गुणात्मक विश्लेषण करने के लिए कि भी अपन क्या है कि अधिशोषण के सिद्धांत का मदद लेते हैं, जो क्या करता है, विलयन का कलर चेंज कर देता है, जिससे इसका पता लग जाता है। इसके अलावा आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है कि वर्णलेखी की विधि होती है। वर्णलेखी की विधि में क्या होता है, एक पदार्थ तो आपके ठोस होता है और दूसरा क्या होता है, द्रव होता है। जैसे मैंने यहाँ पर कोई अधिशोषक पदार्थ डाल दिया, अधिशोषक पदार्थ डाल दिया और एक मिश्रण है जिसमें A, B, C 3 पदार्थ घुले हुए हैं। तो सबसे पहले अपन इसको डालेंगे, तो सबसे पहले अधिशोषित होने वाला पदार्थ यहाँ पे अधिशोषित हो गया, जैसे A यहाँ हो गया, B आपके इधर आके अधिशोषित हो गया और C नीचे आ रह गया। तो अब इन तीनों को अपन अधिशोषक पदार्थ हटाएंगे और उससे अपन अलग अलग करके इसको अधिशोषण कर लेंगे। तो यानी अधिशोषक पदार्थ को अधिशोषण की क्षमता के आधार पर अलग करने के लिए अपन वर्णलेखी की विधि का उपयोग करते हैं। यहाँ पर आपके अधिशोषण का टॉपिक क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।